ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 24वां दिन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई तेज। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन का 16वां दिन। अभिजीत तिपके ने सरकार से की गुजारिश, कहा इसे अहंकार की लड़ाई न बनाएं क्योंकि यहाँ इंसानी जानें दांव पर लगी हैं। अपनी गलती मानना कमजोरी की निशानी नहीं, ये परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा शक्ति की निशानी है। खान सर को जमानत मिलेगी या नहीं, आ जाएगा कोर्ट का फैसला। खान सर की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। कोचिंग विवाद से जुड़ा है मामला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिकाएं। जांच सीबीआई को सौंपने की उठाई गई है मांग। मणिपुर में फिर बड़ा तनाव। इम्फाल में घरों में आगजनी से लोग नाराज, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा आज करेंगे नामांकन। एनडीए प्रत्याशी ने नीतीश से लिया आशीर्वाद। 11 बजे से 3 बजे तक होंगे नामांकन। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा अयोध्या और उज्जैन के लूटे हुए पैसे से खरीद रहे एमपी एमएलए। बीजेपी पर राम मंदिर दान और मंदिरों की जमीन से जुड़े लगाए गंभीर आरोप। जयपुर में एनएसयूआई ने पेपर लीक के खिलाफ किया दौड़ का आयोजन। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा पूरे देश के छात्रों के मन में पेपर लीक को लेकर है आक्रोश। सीजे सूर्यकांत ने पुराने मामलों की सुनवाई के लिए बनाई 4 स्पेशल बेंच। तेजी से होगी पुराने केसों की सुनवाई। कुल 800 केसों को किया गया है चिन्हित। बरुईपुर में मॉब लिंचिंग मामले में एक्शन। मकपा नेता लाहिक खान गिरफ्तार, लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। अमेरिकी सेना ने ईरान पर बोला नया हमला। 24 घंटे में दूसरी बार की बमबारी। बीते दिन ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर किया था हमला। भारत नेपाल के बीच सुस्ता को लेकर बड़ा तनाव। आमने सामने आई नेपाली सैन्य टीम और बीएसएफ। हाल ही में नेपाली सैन्य टीम को इस इलाके का दौरा करने से रोकने को लेकर हुआ है विवाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी का बड़ा दावा, कहा भारत से रिश्ते सुधरने की अब नहीं है उम्मीद। 2014-15 तक चीजें अलग थी लेकिन अब पूरी तरह से बदल गया माहौल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पब में लगी भीषण आग। 27 लोगों की गई जान, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे की जांच जारी। रूस से जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा उलटफेर। प्रधानमंत्री यूरिया ने दिया इस्तीफा। जेलेंस्की से भी की बात। भारत और कनाडा आर्थिक भागीदारी समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता हुई पूरी। वाणिज्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी, कहा सकारात्मक रही बातचीत। आरबीआई का बड़ा कदम। भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश पर केंद्रीय बैंक की सख्ती। अब हर डील का होगा एक्सरे। रूस ईरान ने क्रिप्टो में 9.92 लाख करोड़ का किया व्यापार। दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से बनाया अलग नेटवर्क। ड्रोन, तेल और हथियार खरीदे। युद्ध फिर से भड़कने से महंगा हुआ क्रूड ऑयल मार्केट में 3% का आया उछाल। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीदों को लगा झटका। पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ा किराया। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक का किराया हुआ 50 रुपए। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद बढ़ी ट्रांसपोर्ट की कीमतें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जारी एसआईटी की जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अब तक हुए खुलासे में काफी कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जिससे शक की सुई बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों पर अटकी रही है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर में बीजेपी और आरएसएस का कार्यालय चल रहा था और अब खबर सामने आ रही है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी दिन से चोरों की योजना भी तैयार कर ली गई थी। यानी पहले दिन से ही राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में चोरी
की रकम का जो अनुमान अभी लगाया जा रहा है वो उससे कई गुना ज्यादा होने की आशंका दिख रही है। हर चीज में चोरी हो रही थी और ट्रस्ट से जुड़े लोग आंख बंद किए थे। 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी जांच पूरी कर लेगी और रिपोर्ट सौंप देगी। ऐसे में और भी आरोपियों के नाम सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हर कोई बात कर रहा है। विपक्ष खुलकर सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में पीएम मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में विपक्ष ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी को घेरते हुए कहा, हर चीज का श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी जवाबदेही के नाम पर मौन मोदी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है ये चुप्पी क्यों? मोदी जी के संरक्षण में बीजेपी आरएसएस द्वारा सुनियोजित तरीके से आस्था के नाम पर किए जा रहे इस विश्वासघात के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच, फॉरेंसिक ऑडिट, जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। देखना होगा कि विपक्ष की इन मांगों पर क्या कुछ सुनवाई होती है और विपक्ष के इतने हमले के बाद पीएम मोदी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या फिर नहीं। क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट मोहन यादव ने कटवाया? ये सवाल पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश से लेकर तमाम राजनीतिक हलकों में गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जिससे पार्टी में बवाल मच गया। नरोत्तम मिश्रा खुद इस सीट से कई बार विधायक रहे हैं और उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन आखिरी समय में आशुतोष तिवारी का नाम फाइनल हुआ। आशुतोष तिवारी मूल रूप से दतिया जिले के हैं, लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं और पूर्व संभागीय संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा ने दतिया सीट पर उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी थी और प्रचार में जुट गए थे, लेकिन पार्टी की केंद्रीय स्तर पर हुई अंतिम समीक्षा और एक सीक्रेट सर्वे की रिपोर्ट के बाद अचानक उनकी जगह बदलने का फैसला लिया गया। सूत्रों का दावा है इस गोपनीय सर्वे में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और नकारात्मक फीडबैक की बात सामने आई, जिसके बाद आला कमान ने चेहरे बदलने का कड़ा फैसला लिया। टिकट की आधिकारिक घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 झांसी से दिल्ली हाईवे पर करीब 12 घंटे तक जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें दतिया एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थिति को काबू में करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी, जिसे आप और हम पहले IPC की धारा 144 के नाम से जानते थे, जिसके तहत बिना अनुमति किसी भी सभा, जुलूस, धरने, प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी रोक लगा दी गई। कोतवाली पुलिस ने 27 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर FIR भी दर्ज की है। आपको बता दें कि टिकट विवाद के बीच नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में दतिया सीट जिताने की रणनीति पर सहमति बनी और नरोत्तम मिश्रा वहां से लौट आए। इसके बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता दतिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को जिताने की अपील की। केंद्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ और समर्पित नेता है, वे संगठन के निर्णय का सम्मान करेंगे। किन बड़े नेताओं से मुलाकात? किसी भी नेता से नहीं हुई सर। नितिन नवीन से मुलाकात नहीं हुई। सर क्या बात की हुई है? दिल्ली बुलाया गया? नहीं, बुलाया भी नहीं गया। सर कल क्या? मैं गया था, ये सही है। सर कल नामांकन में शामिल होंगे? 100% शामिल होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में, माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूंगा। सर गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए? नहीं मांगा। ऐसे में अब सवाल कि क्या सच में नरोत्तम मिश्रा का टिकट मोहन यादव ने कटवाया? तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टी बयानों में सीधे तौर पर यह आरोप नहीं लगाया गया है कि मोहन यादव ने व्यक्तिगत रूप से टिकट कटवाया, बल्कि फैसला पार्टी की केंद्रीय समीक्षा और सीक्रेट सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के CM हाउस में मीटिंग करने और वरिष्ठ नेताओं के डैमेज कंट्रोल दौरे से यह संकेत मिलता है कि पार्टी अंदरूनी नाराजगी को शांत करने और एकजुटता दिखाने की कोशिश में है। ऐसे में एक और सवाल कि
कि अब आगे क्या करेंगे नरोत्तम मिश्रा। अभी तक नरोत्तम मिश्रा ने खुद कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि वो टिकट न मिलने के बाद क्या कदम उठाएंगे। उनके समर्थक टिकट बदलने की मांग को लेकर दिल्ली जाने पर विचार कर रहे हैं और प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। पार्टी लाइन के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा संगठन के निर्णय का सम्मान करेंगे और पार्टी उम्मीदवार के प्रचार में सक्रिय भूमिका भी निभा सकते हैं। आगे की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय नाराजगी को कैसे संभालता है और नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को कैसे मनाते हैं। वहीं आपको इस बात की भी जानकारी दे दूं कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की बात की है। अब देखना है कि इस पूरे दतिया समीकरण का नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अमेरिका ईरान युद्ध फिर से भड़क उठा है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान के कई शहरों से धमाकों की आवाजें आ रही हैं। लगातार सायरन बजते सुनाई दे रही हैं। वहीं ईरान के पलटवार से पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। कहा है कि ईरान कुछ भी नहीं भूला है, वो आयतुल्लाह अली खामनी की जान का बदला जरूर लेगा, जिससे जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के लिए रणनीतिक रोकथाम का हथियार है और देश अपनी रक्षा क्षमता व राष्ट्रीय ताकत के दम पर अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा करेगा। बता दें कि IRGC ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि अब अगले नोटिस तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अब ये तभी खुलेगा जब अमेरिका सरेंडर करेगा, समझौता करेगा और ये समझौता ईरान की शर्तों पर होगा, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने बहरीन बेस से मिसाइलें दागी जो चाबहार, बुशहर, बंदर अब्बास और सीरिक में गिरी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इन हमलों में ड्रोन साइट, नौसैनिक क्षमताएं, गोला बारूद रखने की जगह, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि कीमत अब अमेरिका को चुकानी है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पश्चिम एशिया पर अमेरिका का दखल खत्म नहीं होता, तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाएगी। वहीं IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि उसने UAE, जॉर्डन, कतर और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। यानी ईरान के तेवरों से साफ है कि वो अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि झुकना अमेरिका को ही पड़ेगा। ऐसे में सभी की नजरें पश्चिम एशिया पर बनी हुई हैं कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है।